की पहली किरण के साथ हम नए प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर देंगे। मूव टाइगर। मैं उनके पीछे पीछे चल पड़ा। इस बार पिताजी ने मेरा इंतजार नहीं किया। वो लिफ्ट में घुसे और नीचे जाने लगे। लिफ्ट का दरवाजा बंद होने से पहले मैंने सिगार के धुएं में से उनकी थोड़ी थोड़ी नजर आने वाली आंखों को देखा। अपने अंगूठे से इशारा करके उन्होंने मुझे सीढ़ियों से नीचे पहुंचने को कहा। मैं पतले से शरीर वाला एक लड़का था। मैं उनकी लिफ्ट से पहले ही सीढ़ियों से उछलता हुआ नीचे पहुंच गया। उनकी लिफ्ट खुलने से पहले ही मैं बाहर खड़ा था। वो मुझे देखकर मुस्कुराए और हम बिल्डिंग से बाहर आकर दोबारा कार में बैठ गए। डैड, आपने उन लोगों को नौकरी पर क्यों नहीं रखा? क्या उनका कसूर ये था कि वो नौजवान हैं? और क्या भरोसा है कि ये 30 साल के 40 साल के लोग मेहनत करेंगे? हो सकता है ये निकम्मे हो। ऐसा नहीं हो सकता। पहली बात, एम्प्लॉयज को पहले से क्या आता है, उसके पास कौन कौन सी डिग्री है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि उनकी प्राथमिकताएं क्या हैं, उनकी प्रायोरिटीज क्या हैं, कौन सी चीजें उनकी जिंदगी में सबसे ज्यादा मायने रखती हैं। मुझे बस सही इंसान की तलाश होती है। काम तो मैं किसी बंदर को भी सिखा सकता हूं। रही बात इन दोनों लोगों की, जिन्हें जॉब मिली है, वो काम करेंगे क्योंकि उनके कोई सपने नहीं है। वो सारी जिंदगी मुझे छोड़कर कहीं और नौकरी नहीं कर पाएंगे। मतलब आप उन्हें अच्छी तनख्वाह देंगे? मुझे पागल कुत्ते ने काटा है जो मैं उन्हें अच्छी तनख्वाह दूंगा। वर्कर्स को अच्छी सैलरी दो तो वो पहले मोटरसाइकिल खरीदेगा। मोटरसाइकिल खरीदने के बाद वो दूसरी नौकरी ढूंढेगा जिसमें कम मेहनत करनी पड़े। तनख्वाह बढ़ाने से कर्मचारी भाग जाते हैं। हम दोनों अपनी गाड़ी लेकर हाईवे से होकर शहर के दूसरे किनारे की तरफ बढ़े। रास्ते में गाड़ी चलाते चलाते पिताजी ने कैबिनेट खोला। उसमें बहुत सी धार्मिक चीजें पड़ी हुई थी। उसमें कई मालाएं भी पड़ी हुई थी, जिसमें से चुनकर उन्होंने मोटे रुद्राक्षों की एक माला निकालकर गले में पहन ली। सिंदूर की एक डिबिया खोली और अपने माथे पर लंबा सा टीका लगा लिया। फिर चंदन लगाया। अपनी कलाई पर भी एक छोटी सी लाल रंग की डोरी पहन ली। मेरे लिए ये सब देखना कोई नई बात नहीं थी, लेकिन पहले मैं इन सब चीजों की तरफ ध्यान नहीं देता था। मैं इसे इग्नोर करता था। लेकिन जैसे ही पिताजी ने अपने दम पर जियो वाला डायलॉग बोला, उसके बाद से घबराहट के मारे अचानक मेरी कंसंट्रेशन पावर और ऑब्जर्विंग पावर बढ़ गई। मुझे डर था कि पता नहीं किस मोड़ पर पिताजी मुझे गाड़ी से नीचे फेंक कर कहेंगे, लाइफ तुम्हारी है, अपने दम पर जियो। शायद उन्हें पता था कि इस वक्त मेरा क्या हाल है। आखिर में उन्होंने एक भगवे रंग का कुर्ता निकाला जिस पर राम राम लिखा था और पहन लिया। काफी लंबा समय तय करने के बाद आखिरकार हमारी मंजिल आ ही गई। एक बड़े से फार्म हाउस के पीछे एक बड़ा सा राजनीतिक गठजोड़ हो रहा था। हजारों मर्द और औरतें वहां मौजूद थे। ज्यादातर लोगों ने सफेद रंग के कपड़े पहने थे और बाकियों ने धार्मिक कपड़े, पिताजी की तरह। गाड़ी के साथ साथ कई लोग दौड़ने लगे। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव के नारे लगाने लगे। हम लोग बड़ी मुश्किल से गाड़ी से बाहर निकले और पंडाल की तरफ जाने लगे। पिताजी लगातार हाथ जोड़कर मुस्कुराकर सबका अभिवादन कर रहे थे। पंडाल के दरबान को देखते ही वो ओ हो करके हंसते हुए उसके पैरों में गिर गए। अरे महात्मा जी, कैसे हैं आप? सब कुशल मंगल? बच्चे कैसे हैं? बिटिया खुश तो है ना अपने घर में? फिर किसी को पंडित जी, गुरु जी, आचार्य जी कहते हुए गले लगा लगा कर मिलते हुए हम आगे बढ़ रहे थे। मुझसे भी उन्होंने उन सब के पांव छुआए। किसी के मुंह से शराब की बदबू आ रही थी, किसी के मुंह से गांजे की बदबू आ रही थी। कोई आंटी मुझे सेक्सी नजरों से देख रही थी और कोई नौजवान लड़का मुझे गुस्से से घूर रहा था। पिताजी एक औरत के सामने हाथ जोड़कर उसकी दुख भरी कहानी सुन रहे थे। उसे उसका काम करके देने का वादा कर रहे थे। अचानक वो पीछे की तरफ झुके। मैं उनके बिल्कुल पीछे ही खड़ा था। उनका कान मेरे गाल से टकराया। वो बोले, तुम्हें ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है ना? मैंने कहा, नहीं, मुझे यहाँ बिल्कुल मजा नहीं आ रहा, आज पार्टी करते हैं। वो बोले, बस 10 मिनट रुको। वो लगभग भागते हुए स्टेज पर चढ़े और माइक पर झपटते हुए बोले, मेरे नौजवान भाइयों, मेरे शेरों, मेरे देश की रगों में दौड़ते अंगारों, मैं हवा हूं। एक हुजूम उठा और गूंजने लगा, हर हर महादेव, हर हर महादेव। क्या तुम भूल गए हो जलियांवाला बाग के उस खूनी कुएं को जो हमारा एक भी बच्चा जिंदा ना लौटा सका? लेकिन उस वक्त के नौजवानों ने जैसे इन टोपी वालों के हाथों से मामला छीनकर अपने हाथों में लिया, दुश्मन को घर में घुसकर मारा और देश को आजादी दिलवाई, बस उसी तरह अब हमको भी इन मौजूदा सरकारों के रहमो करम पर अपना भविष्य नहीं छोड़ना चाहिए। धरती हमारी, इसे सदियों से अपने खून पसीने से सींचा हमने, और सरकारें गैरों की, पुलिस गैरों की। हमें नौकरियां नहीं मिल रही, नई पीढ़ी नशे में धंसती जा रही है। क्या हमारा भविष्य सुरक्षित है? क्या हमारी मां बहनें सुरक्षित हैं? आजकल रोज अखबारों में छपता है कि कोई लड़का किसी मासूम लड़की को बहला फुसला कर ले भागा, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही।
पता नहीं उस राक्षस ने उस 15-16 साल की छोटी सी बच्ची को कहां कैद करके रखा होगा। वो लड़का मौजूदा सरकार के एक मिनिस्टर का बेटा है। और बेशर्मी देखो इन लोगों की, इन्होंने मीडिया को भी खरीद लिया और खबरें छपवा रहे हैं कि लड़की ने लड़के को कहा था कि मुझे घर से भगा कर ले जाओ। मुझे पूरा यकीन है कि हमारे गुरुओं, ऋषि मुनियों, देवों की इस पवित्र पावन धरती पर पैदा होने वाली हर बेटी की आंखों में अभी इतनी शर्म है कि वह अपने बाप की पगड़ी को दाग नहीं लगने देगी। लेकिन उस छोटी सी बच्ची की आवाज ना जाने हमें क्यों सुनाई नहीं दे रही, ना जाने पुलिस उसे क्यों ढूंढ नहीं रही। मैं अभी इसी वक्त इसी मामले पर बातचीत करने जा रहा हूं। देखते हैं वो लोग कुछ करते हैं या नहीं। अलबत्ता लगता है हमें खुद ही दस्ते बनाकर उस छोटी सी बच्ची को ढूंढ निकालना पड़ेगा। भीड़ फिर उठी और नारे लगाने लगी, जय शिव शंभू, हर हर महादेव। भीड़ उन्हें कंधे पर उठाकर गाड़ी तक छोड़ने के लिए ले जाने लगी। मैं भी उनके पीछे पीछे भाग चला। गाड़ी के पास जाकर वहां मौजूद 4 लोगों ने पिताजी से चिल्लाकर कहा, कह देना उन कुत्तों से अगर उनमें दम नहीं है तो मामला हमारे हाथ में दे दें। फिर दूसरा आंखें लाल करके बोला, अब और बर्दाश्त नहीं करेंगे। फिर तीसरा बोला, टुकड़े टुकड़े कर देंगे। एक और छोटे से कद का पहलवान निकला बीच में से, बोला, जैसे हनुमान ने लंका को आग लगाकर खाक कर दिया था वैसे ही सब कुछ जलाकर राख कर दूंगा। मैंने गाड़ी में बैठते ही दरवाजा बंद करते ही पूछा, किसके टुकड़े करने जा रहे हैं ये लोग? वो बोले, पता नहीं, लेकिन मुझे जो देखना था वो मैंने देख लिया। क्या देख लिया आपने? उन्होंने गाड़ी स्टार्ट करते हुए कहा, इस नीति को ब्रह्म गति घात कहते हैं। पहले लोगों को भ्रमित करो, उनकी तारीफ करो, फिर तेजी से अपनी बात पलटो, धर्म का तड़का लगाओ, फिर एंड में घात यानी हमला करो। मेरा मकसद सिर्फ इन लोगों में से सबसे जल्दी गर्म होने वाले दिमाग ढूंढने थे जो मुझे मिल गए। ये आखिरी 4 लोग जो ना जाने किसको मारने की बात कर रहे थे, यही बनेंगे मेरे सबसे ताकतवर कुत्ते। ये कहते ही हमारी गाड़ी ढलते हुए सूरज की सीध में चल पड़ी। पिताजी बड़े खुश थे, वो मुझे बहुत प्यार करते थे, लेकिन उन्होंने अपना आर्मी वाला डिसिप्लिन कभी नहीं बदला। हमेशा मुझे ही सोच समझकर उनके मूड का अंदाजा लगाना पड़ता था। डैड, आप जो वहां स्टेज पर बोल रहे थे वो किस लड़की की बात कर रहे थे? वो बोले, कौन सी लड़की? मैंने कहा, वो मिनिस्टर का बेटा, वो किस लड़की को उठा कर ले गया? वो बोले, अरे ये खबर तो हमारे प्रदेश की है ही नहीं, वहां राजस्थान साइड का कोई मामला है। मैंने तो सुबह अखबार में पढ़ा था। मुझे तो अपने कुछ खास काम करवाने के लिए थोड़े इमोशनली वीक लोग चाहिए थे जो मुझे मिल गए। और ये जनता है बेटा, इन्हें बस शाम को शराब पीते पीते जोशीली और जानलेवा बातें करने का मुद्दा मिल गया है। आधे लोग उस लड़की को चालू कहेंगे, आधी रंडी कहेंगे, पश्चिमी सभ्यता को गालियां देंगे, उस लड़के को गालियां देंगे और सो जाएंगे। कल तक ये लोग सब कुछ भूल जाएंगे। नहीं भूलेंगे तो वो 4 लोग जो मुझे गाड़ी तक छोड़ने आए थे, उनके दिमाग में मेरी आखिरी बात घर कर गई। हमें खुद ही दस्ते बनाकर उस बच्ची को ढूंढना होगा। दस्ते यानी फौज, फौज यानी हथियार, हथियार यानी ताकत, ताकत यानी दहशत, दहशत यानी पैसा और पैसा यानी अय्याशी। अब हमारी गाड़ी वहां पहुंची जहां उसे सुबह ही पहुंच जाना चाहिए था। आई लव 5 स्टार होटल्स। पिताजी ने गाड़ी को होटल के अंदर उतारते हुए कहा। मैंने कहा, डैड, मैं यहाँ 4-5 बार आ चुका हूँ, मुझे तो ये कुछ खास नहीं लगा। उन्होंने शायद मेरी बात सुनी नहीं, वो तो खुशी के मारे लाल हो रहे थे। उनकी आंखें बता रही थी कि वो अपनी सबसे पसंदीदा जगह पहुंच रहे हैं। डैड, आपको 5 स्टार होटल्स इतने पसंद हैं? ये बात तो सही है, लेकिन आज मुझे वो दिन भी याद आ गया जब मेरे डैड यानी तुम्हारे दादाजी मुझे पहली बार 5 स्टार लेकर गए थे। जैसे किसी को वो पुरानी किताब नजर आ गई हो जो उसने सबसे पहली बार पढ़ी थी। यहां से जन्म लेता है एक तूफान। मैंने कहा, कम ऑन डैड, किसी भी होटल में इतना इंप्रेसिव क्या होगा? तुम यहाँ पहले भी आ चुके हो ना? हाँ, कितनी बार? 4-5 बार। तुम अंधे हो, लेकिन मुझे पता था तुम ऐसे ही होगे। आफ्टर ऑल यू आर अ बॉर्न मिलियनियर। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैंने तुम्हें इस छोटे से गांव में क्यों रखा हुआ है, क्यों हमारा घर ऐसी जगह पर है जबकि हमारे जैसे लोग शहरों में बड़े घर बनाकर रहते हैं। इतने में होटल स्टाफ के 2 लोगों ने दरवाजे खोले, हम उतरे और होटल में चले गए। जाने से पहले पिताजी ने दरबान को अपना सिगार पकड़ा दिया। लॉन्च की तरफ बढ़ते हुए पिताजी उस होटल को किसी नए बच्चे की तरह गौर से गर्दन उठा उठा कर देख रहे थे। वो लॉन्च में गए और सोफे के पास रुककर पूरे हॉल को देखने लगे। मैं उछलता हुआ सोफे पर बैठ गया। वो हंसते हुए आए और पहले सोफे पर बैठे, फिर सिर पीछे करके अपनी आंखें बंद कर ली। मैं उन्हें बस देखता जा रहा था। वो आंखें बंद करके लेटे रहे। मैंने शायद 15-20 सेकंड वेट किया, फिर 15-20 सेकंड और वेट किया, फिर बोला, यहाँ के वेटर बड़े सुस्त हैं। पिताजी ने आंखें खोली और मुझे देखने लगे। मैंने काले रंग का कुर्ता पजामा पहन रखा था, पैरों में सफेद सैंडल,
एक सैंडल उतार कर मैंने पैर सोफे पर रखा हुआ था और अपने छोटे से मोबाइल में एक वीडियो गेम खेल रहा था। वो बोले क्या? मैंने उन्हें देखा, अपना पाँव नीचे उतारा और बोला डैड मैं अपने दोस्तों के साथ यहाँ पहले भी आ चुका हूँ। यहाँ का पूरा स्टाफ हमें देखकर हैरान हो रहा था। वो लोग सोच रहे थे पता नहीं कहाँ से गवार लोग आ गए। हम सब लोग देसी गबरू बने हुए थे, कुर्ते पजामे पहने हुए थे, मूछें रखी हुई थी, जुत्ती पहनी हुई थी। आपको पता है हम ट्रैक्टर पर बैठकर आए थे। उस टाइम भी यहाँ वेटर नजर नहीं आ रहा था। यहाँ की सर्विस बड़ी स्लो है। पिताजी अपनी कोहनी अपने घुटने पर रखते हुए मेरी तरफ झुके और बोले तुम किसी फैक्ट्री के मजदूर नहीं हो टाइगर, जिसे सिर्फ आधे घंटे की छुट्टी मिली है ताकि वो जल्दी से खाना खाकर वापस काम पर लौट सके। और ना ही ये कोई ढाबा है कि तुम्हारे बैठने से पहले ही वेटर कुर्सियों पर कपड़ा मारते हुए पूछेगा हाँ साहब बोलो क्या मांगता है, दही बड़ा, रायता, शाही पनीर, बैंगन भरता, राजमा चावल, कड़ी पकौड़ा, नॉनवेज में कढ़ाई चिकन बचा है, बाकी सब खत्म। मैं हंसने लगा। तुम 5 स्टार होटल में बैठे हो। इस हॉल में 3 सीसीटीवी कैमरास लगे हैं। रिसेप्शनिस्ट ने हमें अंदर आते हुए देखा है। उन्हें पता है कि हम यहाँ बैठे हैं। जरा सोचो वो क्यों नहीं आ रहे। उन्होंने अपनी आंखों को मेरी आंखों में ही गड़ाए रखा। वो चाहते हैं कि हम पहले रिलैक्स हो जाएं, इस माहौल का मजा लें। यहाँ सम्राट आते हैं। हाँ, यहाँ आने वाला हर इंसान सम्राट नहीं होता, लेकिन कुछ सम्राट भी आते हैं। ये